नमस्ते। माता का आंचल, लेखक शिव पूजन सहाय। प्रश्न उत्तर खंड, कृतिका भाग 2। इस अध्याय माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय, इसके अभ्यास के प्रश्नों की हम बात आज करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये आप इस चैनल पर देखते हैं, स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर। आइए चलते हैं माता के आंचल के अभ्यास के प्रश्नों की ओर। जैसे कि बताया गया कि यह अध्याय शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। माता का आंचल अभ्यास के प्रश्न उत्तर की हम बात करने वाले हैं। और पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? जो कृतिका भाग 2 है उस आधार पे हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, और जिस अध्याय का नाम है माता का आंचल, जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर देखिएगा। बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी मां की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। मां के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। यानी कि यद्यपि इस अध्याय में बताया गया कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, परंतु उसके बावजूद भी मां के प्रति उसका स्नेह जो है, उसका जो आंचल है, उसमें उसे एक तरह से बहुत अधिक स्नेह छाया ममता मिलती है और सुरक्षित वह महसूस करता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज मदर्स डे है। 10 मई 2020 में हम आज बात कर रहे हैं और आज मदर्स डे है। संसार की सभी माताओं को मेरा प्रणाम है। और मदर्स डे पे माता के आंचल अध्याय की बात हम कर रहे हैं। और माँ का जो आंचल होता है, माँ की जो छांव होती है, माँ की जो गोद होती है, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। और माँ की जो ममता होती है, माँ का जो प्यार होता है, उसकी तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती। वह सदैव अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा कर रखना चाहती है, चाहे वह माँ के रूप में, चाहे कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो, चाहे वह सजीव मानवता के रूप में इंसान ही क्यों ना हो, वो सभी इसी प्रकार का ममत्व वात्सल्य स्नेह रखते हैं अपने संतान के प्रति। तो यहाँ पर भी बालक जो है, बच्चा जो है, वो विपदा के समय अत्यधिक स्नेह और ममता अपनी माँ के पास ही अधिक महसूस करता है, और माँ के आंचल में ही बच्चा स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ पर यही बात बताने का प्रयास किया गया है। दूसरा प्रश्न देखें। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखिए उत्तर देखिएगा। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग या के साथी हैं। अपने मित्रों का मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। देखिए सभी जानते हैं कि बालक को अगर चोट लग जाती है खेल खेल में, तो थोड़ी देर तो रोता है, उसके बाद तुरंत उस खेल में अपने आप को लगा लेता है, उस बात को, उस मार को वह भूल जाता है। इस तरह से माँ की डांट डपट को भी भूल जाता है, माँ की हल्की सी चपत को भी, पिटाई को भी भूल जाता है। तुरंत माँ की गलवाही पुनः करता है, माँ की गोद में पुनः जाकर के बैठ जाता है। इस तरीके से बालक अपने साथियों को, जो उसका भोलानाथ है, वो अपने साथियों को खेलते हुए देख करके अपना सिसकना भूल जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलने खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद है तो लिखिए। अब देखिए बचपन में बहुत से खेल खेले जाते हैं, उन खेलों में से कुछ एक दो खेल का जिक्र यहाँ पर किया गया है। आप भी अपने आधार पर इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं, जो आप बचपन में जो तुकबंदियां करते थे। जैसे कि बताया गया कि मुझे यहाँ पर कुछ बचपन की एक आध तुकबंदियां याद हैं। जैसे कि पहला, अटकन बटकन दही चटाके, गोरी गाय गोरा बादशाह, इस प्रकार से खेला करते थे। अटकन बटकन दही चटाके, वन फूल बंगाले, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो 80 90 पूरे 100, इस प्रकार के खेल जो बचपन में खेले जाते थे, उसका जिक्र आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है?
जो अध्याय माता का आंचल हम पढ़ रहे हैं उसमें जो भोलानाथ और उसके मित्र मंडली जो आई है उसके खेलने और हमारे खेलने में कितना अंतर हो सकता है, उसका विचार हमें इस प्रश्न के उत्तर में करना है। उत्तर देखिए, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गिल्ली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलने व खुश होते हैं। आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह की वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स आदि बहुत सी चीजें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से वह बिना मूल्य खर्च किए प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आजकल जो खेल सामग्री उपलब्ध होती है वह स्वनिर्मित न होकर के बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती। देखिए, धीरे धीरे करके समय बदल रहा है, सभी जानते हैं, और समय के बदलाव के अनुसार व्यक्ति के पास समय की कीमत बहुत ज्यादा हो गई, उसके पास समय नहीं है, और उस व्यक्ति को, उस बालक को पढ़ाई का इतना बोझ उस पर लाद दिया जाता है जो बस्ते के रूप में, अगर बालक का वजन अगर 30 किलो है तो पुस्तकों का वजन भी 30 किलो के करीब होता है जो उसकी पीठ पर लदा होता है। इस प्रकार से बालक अपने उस पुस्तकों के बोझ से, शिक्षा के भार से अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। उसके पास खेलने का इतना समय नहीं होता, इसलिए पहले ही समय सीमा निश्चित कर दी जाती है। आजकल खेल में स्वच्छंदता नहीं होती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करना है जो आपके दिल को छू गए हों। बहुत से प्रसंग आते हैं प्रत्येक पाठ में, या कुछ प्रसंगों का चित्रण हम करेंगे। यहाँ पर पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। जैसे पहला प्रसंग की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। अब बच्चों की जो भी क्रियाएं होती हैं, वो चाहे आईना देखने की हों, चाहे कुछ भी और अन्य क्रियाकलाप करने की हों, सभी मन को बड़ी भाती हैं, आकर्षित करती हैं। यहाँ पर भी भोलानाथ के आईने में देखने और उसको अपने आप को खुश होने और पिता द्वारा जैसे देखे जाने पर शर्मिंदगी या शर्मिंदा होकर या लज्जित होकर वह उसे रख देता है। बच्चे का 2 नंबर पे देखिए, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपना पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। 3 नंबर पे देखिएगा, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने ने सब बच्चों पर या ने उठाने सब बच्चों का भाग जाना उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग, उनका बचपना भी झलकता है। चौथा प्रसंग देखिएगा, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी मन की गोद न छोड़ना, माँ की गोद न छोड़ना मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है। अनायास ही माँ की याद हम सबको दिला देता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं हमें माँ की सहज में याद दिला देती हैं। आजकल भी जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि आज मदर्स डे है, माता दिवस है, मातृ दिवस है, और मातृ दिवस पे और जो बड़े हो गए हैं उस प्रकार से उन्हें बचपन की सब बातें, माँ के साथ खेलना और माँ की गोद में जाकर छिप जाना और अपने बड़े भाई बहन की शिकायत अपनी माँ से करना, वो सब हमें आज के दिन बहुत याद आती है, जैसे व्यक्ति इस प्रकार से माँ को याद करते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज मातृ दिवस है, आज सभी के मोबाइल पर, सभी ने अपने मोबाइल पर स्टेटस माँ का लगाया हुआ है, माँ को बधाई दे रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक व्यंग्य करना चाहूं, यदि सभी व्यक्ति इस प्रकार से मोबाइल पर माँ या मातृ दिवस का खुशनुमा इजहार कर रहे हैं, खुशनुमा प्रचार कर रहे हैं, अपनी माँ को बधाइयां दे रहे हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रकार सच्चे जीवन में भी, वास्तविक जीवन में भी हमारे साथ ऐसा ही हो, तो दुनिया भर में जो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं जहां पर अनेकों माएँ रहती हैं, वो शायद नहीं खुलते। आज कोशिश करें, शपथ लें, कसम खाएं कि आने वाले समय में हम किसी भी प्रकार से वृद्ध आश्रम खोलने की अनुमति नहीं देंगे, और उनमें जितनी भी माएँ हैं उनको उनके बच्चों तक लौटाने का प्रयास हम करेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इस अध्याय के अनुसार इस उपन्यास अंश में
जो कि माता का आंचल का उपन्यास अंश हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण, यानी 1930 के आसपास की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? आजकल जो ग्रामीण संस्कृति है और उस 1930 की ग्रामीण संस्कृति में कितना अंतर है, क्या कुछ परिवर्तन वो समय, वो सब कुछ हमें इस प्रश्न के अंदर देखना है। पहला, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टों एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज्यादातर गांवों में पक्के मकाने देखने को मिलते हैं, यानी कि छांद भी कहते थे, छंद भी कहते थे या झोपड़ी भी कहते थे, मिट्टी और कच्ची मिट्टी, और जिसमें झुरमुट, वृक्षों के झुरमुट या डंठल आदि के द्वारा बहुत से इस प्रकार छत आदि बनाए जाते थे जिसमें लोग रहते थे और वो छाया वो ठंडी होती थी। आज चारों तरफ पक्के मकान हमें दिखाई देते हैं, इतना अंतर हमारे सामने आ गया है। पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे, आजकल एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, यानी एकांकी परिवार, यानी कि एक पिता के 3 पुत्र हैं तो तीनों पुत्र की शादी होने के पश्चात अलग अलग परिवार में अलग अलग जगह पर जाकर रहने लग जाते हैं, जिसे एकल परिवार की संज्ञा हम देते हैं। पहले क्या था, संयुक्त परिवार होते थे, भरे पूरे परिवार होते थे, एक ही घर में एक ही चूल्हे के साथ खाना बनता था और घर की बूढ़ी या घर की बड़ी उसमें उस खाने को परोसती थी, सारी हुकूमत उसी की चलती थी। लेकिन आजकल एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया। अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा है, घरेलू खाद के स्थान पर बाहरी खाद का प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार से कृत्रिम खाद हमारे चारों तरफ, यहां तक कि विदेशी दवाइयां भी हमारे पास आ गई हैं। पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है, क्योंकि अब किसान नहीं है, अब बड़े बड़े जमींदार तो होते हैं, हो गए, किसान भी हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं। जो पहले छोटे छोटे किसान 1-2 एकड़ भूमि वाले किसान होते थे, आजकल उतने नहीं। अब बड़े जमींदार शेष रह गए क्योंकि उनके पास खेती करने के लिए आधुनिक साधन है और छोटे किसानों के पास जिनकी मजदूरी ही सफल नहीं हो पाती, मिल नहीं पाती है, वो बड़े बड़े परेशान रहते हैं और इसलिए अपनी खेती को दूसरों को दे देते हैं। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटीपन देखने को मिलता है। बिल्कुल सत्य है, लोग सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आजकल बनावटीपन, कृत्रिमता, भोंडापन, अनेक प्रकार के मुखौटे धारण करते हैं जिसमें आपसी भाईचारा, भ्रातृभाव, प्रेम सब लुप्त हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा, अपनी भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। अब यहां पर देखिए, मुझे भी मेरे बचपन की घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर से पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्थर मुझे आंख पर लगा, मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी और फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब तीनों की जान में जान आई। आप भी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने हिसाब से कोई भी उत्तर आप बना सकते हैं। जो भी आपको अपने जीवन की घटनाएं को याद हो, उस घटना के अनुसार अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो इस वीडियो में बताया जा रहा है उसी प्रश्न को आप आधार माने, आप अपने ढंग से कोई भी अपना नया प्रश्न उत्तर बना करके यहाँ लिख सकते हैं। यह तो केवल संकेत भरा, जिससे कि आपको समझाया जा रहा है कि आप इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला देखिएगा, या माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर के रूप में देखें, माता का आंचल, यहाँ आगे मात्रा रह गई है, माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। यह मात्रा ठीक की जा चुकी है। माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। जैसे पहला, अब देखिएगा, भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ करना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसके बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उसे स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उसका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। इस प्रकार से इस पूरे उत्तर में हमने एक तरह से 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे दिया है। और आगे देखें, अगले प्रश्न के अनुसार देखेंगे, इसी में कुछ उत्तर शेष रहता है। दूसरी ओर उसको लहू लुहान व भय से कांपता देखकर भी माँ स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है, वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है।
यानी कि माँ का वात्सल्य कितना स्नेहयल होता है। और आप जानते हैं कि माँ तो माँ होती है, माँ जैसा कोई और जीव नहीं हो सकता, माँ जैसा कोई प्राणी नहीं हो सकता। माँ की जो ममता होती है, उसका जो प्यार, उस स्नेह वात्सल्य होता है, वो माँ ही कर सकती है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माता के आंचल की जो उपयुक्तता हमें बतानी है और कोई और हमें इसका शीर्षक बताने का प्रयास करना है। इस प्रश्न में कहा गया कि माता का आंचल जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसमें शीर्षक दिया गया है, उसके अलावा भी कोई अन्य शीर्षक बन सकता है, उस बारे में हमें विचार करना। देखते हैं, कोशिश करते हैं अलग उत्तर देने का। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज्यादा से ज्यादा अपने पिता के साथ समय व्यतीत होता था। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ की आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में शुरू होता है। पिता उसकी हर हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा भी करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है, वैसी प्रतिक्रिया या उसकी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है और उसके आंसू से खिन्न उदास है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपने सुध बुद्ध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख और प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। यानी कि हम कहें माता का आंचल इस प्रकार से माँ के ममता, माँ के वात्सल्यपूर्ण व्यवहार के कारण पूर्णतया सार्थक सिद्ध होता है। पूरे पाठ में माँ की ममता की ही प्रधानता दिखाई देती है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस पाठ का जो शीर्षक है, उपन्यास का जो अंश हम पढ़ रहे हैं, माता का आंचल, ये बिल्कुल उचित है, सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो ही नहीं सकता। अन्य शीर्षक यदि हम करने का प्रयास करें, यद्यपि हो नहीं सकता, परंतु फिर भी आधारित माँ पर ही रहेगा। और यहाँ पर शीर्षक बन सकता है माँ की ममता, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम। इस तरह का शीर्षक यहाँ पर बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला देखें, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। 2 नंबर पर माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर अपना प्यार प्रकट कर सकते हैं। वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उसको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। आगे नंबर पर देखिए, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। 5 पे माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। 6 पर माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त कर। किस प्रकार से बालक अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं और कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह अपने बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। हमारा जो अपना बचपन बीता उस पे किस प्रकार इस पाठ से भिन्न हो सकती है, वो देखना है हमें यहाँ पर। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था। यह अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज और यूं कहें कि मोबाइल आदि खेलने में लगे रहते हैं, मोबाइल गेम्स खेलने आदि में लगे रहते हैं, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कार्टून आदि में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन आजकल तो पबजी जैसे अनेक गेम आए हुए हैं जिस पर बालक अपना समय व्यतीत करते हैं।
12वां प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं, उनकी रचनाओं को जो कि आंचलिक उसके बारे में नाम हमें यहाँ देना है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास बेलांचल बहुत अधिक सुंदर है और उसको पढ़ना चाहिए। नागार्जुन का जो बल चन्मा उपन्यास, वो भी आंचलिक उपन्यास है, इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। हमारी जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में जाकर हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से आप मेरे YouTube चैनल पर हैं, स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड, जो कि आपके सामने स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड। आप लगातार इसी प्रकार मेरी वीडियो के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।